बनने का N+L का नियम। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं अर्धभरित और पूर्ण भरित कक्षकों का स्थायित्व। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का निर्धारण। फिर हम लोग देखने वाले हैं प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय यानी कि चुंबकीय गुण देखने वाले हैं, और सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण यानी अगर चुंबकीय गुण होगा तो उसका आघूर्ण कितना होने वाला है। तो इतने सारे पॉइंट जो है आज हम लोग उसको इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ एक और बहुत जरूरी बात है कि अगर आपको इन सारे पॉइंटों को अच्छे से समझना है तो उसके लिए आपको परमाणु संरचना का पार्ट 4 और पार्ट 5 देखना अत्यंत आवश्यक है। अगर आप पार्ट 4 और पार्ट 5 अच्छे से नहीं समझे हैं तो इस वीडियो में हम आपको जो कुछ भी बताने वाले हैं वो आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा। तो पहले आप पार्ट 4 और पार्ट 5 को देख लीजिए। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप उन्हें देख लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या इधर ऊपर आई बटन से भी आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला पॉइंट। तो आज का सबसे पहला पॉइंट है जो है उपकोषों में इलेक्ट्रॉन बनने का N+L का नियम। तो देखिए जब हम लोग पार्ट 4 पढ़ रहे थे तो पार्ट 4 में देखा आपने कि जो परमाणु होते हैं उसमें क्या होते हैं, कक्षक होते हैं, उसी के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। कक्षक से कोष बनता है और कोष से उपकोष बनता है। अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि मतलब देखा ये होगा कि जो भी उपकोष होते हैं वहां पर हर कोषों में कई सारे उपकोष होते हैं। तो उसमें आपने देखा होगा कि पहला वाला कोष जो होता है उसमें एक उपकोष होता है, ठीक है, यस केवल। दूसरे वाले में यस के साथ साथ पी भी होता है। तीसरे वाले में यस के साथ साथ पी के साथ साथ डी भी होता है, और चौथे वाले में यस के साथ पी भी होता है और डी भी होता है और यफ भी होता है। तो ये सारी चीजें आप डिटेल में समझ चुके हैं, क्यों होता है, कैसे होता है, सारी बातें जानते हैं। अब इसके बाद बात ये आई थी कि जब इतने सारे उपकोष होते हैं, अब देखिए कोष के अंदर ये सब क्या है, उपकोष है, और इन्हीं उपकोष के अंदर कक्षक, उसी में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो जाता है वो मेनली उपकोष में ही जाता है और उपकोष में जाने के बाद कक्षक में प्रवेश करता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब यहाँ ये चीज है कि जब हम उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो फिर बात आती है कि इतने सारे उपकोष हैं, अभी नीचे और ढेर सारे होंगे, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में जाएगा। तो यहाँ जब सबसे पहले किस में जाएगा तो वहां पर बात आपने पढ़ा था इसके लिए आप-बाऊ का नियम, और आप-बाऊ के नियम में आपने यही पढ़ा था कि इनमें जिसकी ऊर्जा होगी सबसे कम, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसी में प्रवेश करेगा। जिसकी ऊर्जा सबसे कम, पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा, जब वो भर जाएगा तो उससे ज्यादा जिसकी ऊर्जा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन जाने वाला है, ठीक है। तो अब वहां पर तो आपने पढ़ लिया, वहां पर एक ट्रिक बताया था, उसके माध्यम से आपने देखा कि 1s की ऊर्जा सबसे कम है, फिर इससे ज्यादा 2s की है, फिर इससे ज्यादा जो है 2p की है, फिर इससे ज्यादा जो है कि 3s की है, फिर इससे ज्यादा 3p की है, फिर इससे ज्यादा जो है वो है 4s की, इससे ज्यादा 3d की है। ये आपने पढ़ लिया था। लेकिन अब समस्या ये आती है कि आखिर ये हम लोग निर्धारित कैसे किए थे या कैसे करते हैं, तो वही आज हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो ये जो यहाँ ऊर्जा है, ऊर्जा का क्रम यानी किसी भी उपकोष की जो ऊर्जा हम लोग मापते हैं, कितनी ऊर्जा है, उसको हम लोग कैसे मापते हैं, क्वांटम संख्याओं से। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था कि क्वांटम संख्याएं वे संख्याएं हैं जो किसी इलेक्ट्रॉन के कोष उपकोष की ऊर्जा को बताती है, या सिंपल जो किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और स्थिति को बताती है, वे सारी संख्याएं क्या है, क्वांटम संख्याएं। तो क्वांटम संख्याओं से हम किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और स्थिति को बताते हैं। तो सिंपल वही बात है कि अगर इनकी ऊर्जा निकालना है उपकोषों की तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, क्वांटम संख्या का। और क्वांटम संख्या की मदद से ऊर्जा निकालेंगे, जिसकी ऊर्जा सबसे कम उसी में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाएगा। देखिए हम लोग एक जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब प्रवेश करता है तो किसमें प्रवेश करता है, जो है किसी कोष के उपकोष में प्रवेश करेगा। एक बार उपकोष में प्रवेश कर गया तो उसके कक्षकों में वो चला जाएगा, तो मतलब मेनली वो उपकोष में ही प्रवेश करता है। तो इसलिए हम लोग जब ये उपकोषों में इलेक्ट्रॉन बनना है तो हम लोग जो ऊर्जाएं लेते हैं वो हम लोग उस उपकोष और उस कोष के ही लेते हैं। तो आपको पता है कि कोष की ऊर्जा जो होती है उसे हम लोग मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं और उसे प्रदर्शित करते हैं n से, और उपकोष से जो ऊर्जा होती है उसे हम लोग द्विगंशी क्वांटम संख्या कहते हैं और उसे प्रदर्शित करते हैं l से। तो यानी अगर किसी उपकोष की ऊर्जा हम लोग को देखना होगा तो उस उपकोष की ऊर्जा जो होगी उसको हम लोग l से प्रदर्शित करेंगे, प्लस वो जिस कोष में होगा उसकी ऊर्जा n से प्रदर्शित करेंगे। तो यानी अगर इस उपकोष की टोटल ऊर्जा हमको देखनी है तो वो आपका हो जाएगा n+l, ठीक है। अब यही n+ जो l होगा वो किसी उपकोष की संपूर्ण ऊर्जा को बताने वाला है।
तो जिसकी ऊर्जा जिस जैसी होगी उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन उसमें प्रवेश करेगा। तो यही हम किसी भी उपकोष के लिए n प्लस यल का मान निकाल लेते हैं और इसी अनुसार हम उसकी ऊर्जा का निर्धारण करते हैं। जैसे यहाँ देखिए, अगर हम इसके लिए n प्लस यल निकालेंगे तो देखिए इसके लिए n बराबर क्या है 1 और यस के जो यस है उसके लिए यल का मान कितना होता है 0, तो इसके n प्लस यल का मान क्या है 1। अभी हम 2s का निकाल रहे हैं तो 2s के लिए अगर n प्लस यल का मान निकालेंगे तो ये देखिए इसके लिए आपका n का मान 2 आएगा और s के लिए यल का मान क्या आएगा 0, यहाँ हो गया 2। तो देख रहे हैं इसकी ऊर्जा कम इसकी ऊर्जा ज्यादा, तो इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसकी कम ऊर्जा इसके बाद इसमें जाएगा। तो यही होता है n प्लस यल का रूल। अब आपसे कोई पूछ दिया कि बताइए 4d और जो है यहाँ 4d पूछ दिया गया और मान लीजिए पूछा गया, चलिए इधर लिख देते हैं कि मान लीजिए पूछ दिया गया 4d और 6s, ठीक है, या हाँ चलिए 4d 6s नहीं लिखते हैं, मान लीजिए 5s लिख दिए और पूछा गया कि इनमें से इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किसमें प्रवेश करेगा, ठीक है। तो n प्लस यल का मान निकालेंगे, इसके n प्लस यल का जब मान निकालेंगे तो इसके लिए 4 हो गया n का मान और d इसके लिए यल का मान आप जानते हैं 2, तो टोटल क्या हो गया 6। अभी इसके लिए निकालेंगे n प्लस यल का मान, तो आप देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा ये 5 और प्लस इसके लिए कितना होगा 0, तो ये टोटल हो जाएगा कितना 5, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर n प्लस यल का मान 5 आया इसके लिए और इसके लिए कितना आ गया 6, तो जिसका कम होगा उसी में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, जिसका ऊर्जा कम उसमें इलेक्ट्रॉन पहले प्रवेश करेगा, तो यानी पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ कहाँ प्रवेश करेगा 5s में, ठीक है। 5s में इलेक्ट्रॉन करेगा, जब ये भर जाएगा तब इसके बाद 4d में जाएगा, ठीक है। एक और देखिए कंडीशन हो सकती है, ऐसा पूछ दिया जाए कि अगर कहीं पर 4d है, ठीक है, कहीं पर 4d है और इसके बाद कहीं पर पूछ दिया गया जो है 5p और बोला गया कि इसमें से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें प्रवेश करेगा। तो जब आप इसका n प्लस यल निकालेंगे तो अब 4 प्लस 2 आ जाएगा बराबर ये कितना हो जाएगा 6। कैसे n और यल निकालते हैं ये इसके पहले वाले वीडियो में क्वांटम संख्या में आप देख लीजिएगा, वहां से समझ जाएंगे। इसमें अगर n प्लस यल का मान निकालेंगे तो देखिए ये इसके लिए n 5 है और p के लिए देखिए यल का मान 1 होता है, कितना हो गया 6। अब देखिए यहाँ पर तो n प्लस यल कितना हो गया बराबर, इसका भी 6 और इसका भी 6। अब क्या आप सोचेंगे कि किसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा या किसकी ऊर्जा कम है, किसमें इलेक्ट्रॉन पहले प्रवेश करेगा। तो ऐसे समय में, ठीक है, जब ये देखिए ये ऐसा होता है तो देखिए ये n जो होता है मुख्य ऊर्जा स्तर होता है और ये उप ऊर्जा स्तर होता है। तो ऐसे समय जिसकी मुख्य ऊर्जा स्तर कम होगी इलेक्ट्रॉन उसी में पहले प्रवेश करने वाला है। देखिए इन दोनों में मुख्य ऊर्जा स्तर किसकी कम है 4d की, तो इलेक्ट्रॉन पहले किसमें प्रवेश करेगा 4d में। यानी कहने का मतलब है कि n प्लस यल का जब हम लोग रूल लगाते हैं तो अगर इसमें जिसका कम होगा n प्लस यल उसी में पहले इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, अगर n प्लस यल का मान बराबर आ जाए तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें प्रवेश करेगा जिसके n का मान क्या होता है कम होता है। तो इस तरह आपने n प्लस यल का नियम जो है आसानी से सीख लिया और अच्छे से अब इसकी मदद से आप सबकी ऊर्जाएं निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला जो हम पॉइंट है, अगला हम लोग देख लेते हैं, अगला पॉइंट है अर्धभरित और पूर्ण भरित कक्षकों का स्थायित्व, ठीक है। तो देखिए होता क्या है कि यहाँ पर देखिए ये चीज आपको बता दे रहे हैं, जैसे कि ये कोई जो है कि एक जो है कि मान लीजिए कक्षक है, कोई भी कक्षक मान लीजिए हम डी मान रहे हैं, ठीक है। तो अभी देखिए इसमें होता क्या है कि जब ये आपका कक्षक होता है तो अब इनकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं, स्थायित्व की बात करते हैं। तो अब आपको बता दें, देखिए कोई भी आपका इस तरह अगर कक्षक है तो वो सबसे ज्यादा स्थायी तब होता है जबकि उसके प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और सब जानते हैं हुंड के नियमानुसार जब एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे सबकी दिशाएं एक समान होंगी, इसी प्रकार भरेंगे, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन हमको भरना है तो ये सब में पहले एक एक भरे जाएंगे फिर दोबारा दोहराए जाएंगे, ये हुंड का नियम है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब सब के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो ऐसे हम लोग उपकोषों कहते हैं अर्धभरित उपकोष, ठीक है, ये आधा भर चुका है ऐसे समय में। और अगर यहाँ पर ऐसी कंडीशन आए कि जब सब में भर जाएं 2-2 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे हम इसको कहते हैं पूर्ण भरित उपकोष। तो इन दोनों कंडीशनों में जो अर्धभरित और पूर्ण भरित उपकोष होते हैं, इन दोनों कंडीशनों में ये जो उपकोष होते हैं बहुत ज्यादा स्थायी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी प्राप्त कर लेते हैं, स्थायित्व इनका बढ़ जाता है। इसीलिए जिनमें ये पॉसिबिलिटी होती है कि ऐसी संरचना प्राप्त की जा सके वो ऐसी संरचना प्राप्त
करते हैं और अपने आप को स्टेबल यानी स्थायी बना लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, जैसे क्रोमियम इधर ऊपर बनाते हैं, क्रोमियम 24 होता है। आप देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 1s2 हो जाएगा, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, इसके बाद आप देखिए 4s आता है, इधर लिखते हैं, और इधर आप देखिए 3d। नियमानुसार आप 4s में 2 भरेंगे, फिर 3d में भरेंगे 4, लेकिन ऐसा इसमें होता नहीं है। इसकी जो ओरिजिनल होती है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसमें इसमें s में 1 हो जाता है और इसमें हो जाता है 5। ठीक है, इसमें हो जाता है 5। क्यों? क्योंकि जब इसमें 5 हो जाता है तो इसमें डी में सब में एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 रहता तो ऐसे रहता तो ये स्थायी नहीं होता, लेकिन 5 होते हैं तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आते हैं तो स्थायी हो जाता है। इस तरह पूरे के पूरे क्रोमियम का जो परमाणु है वो ज्यादा स्थायी हो जाता है। इस कारण यही होता है कि जहां पॉसिबिलिटी बनती है तो वहां इस प्रकार की संरचना आपको मिलती है। इसीलिए क्रोमियम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का एक अपवाद है। तो ऐसे तमाम अपवाद आपको मिलने वाले हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के संरचनाओं में कुछ विभिन्नता मिलेगी। तो इसीलिए होते हैं ताकि उनकी स्थायित्व उनका क्या हो जाए, बढ़ जाए, उनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाए, बढ़ जाए। ठीक है, तो ये चीज आपने जान लिया। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के मदद से किसी भी हम लोग परमाणु के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं। ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, जिसका जोड़ा न बना हो। जैसे देखिए ये क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है। चलिए देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। उसके लिए करना कुछ नहीं, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अंतिम के जो उपकोष है उनका हम लोग कक्षक आरेख बना लेते हैं इसी तरह, और उसमें गिन लेते हैं कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जैसे अभी हमको मान लीजिए इसी को बनाना है। अब देखिए इसमें देखिए इसका बना है, यहां तक देखिए ये पूरा भरा है, अंतिम में ये देखिए 2 है, तो इन्हीं दोनों का हम कक्षक आरेख बना लेंगे। तो जैसे हमने यहाँ बना लिया, ये बनाया 3d का बना लिया, 3d में 5 इलेक्ट्रॉन भर दिया, और यहाँ 4s का भी बना देंगे, 4s में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब पूछा गया इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे इस पूरे के अंदर, तो कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे कितने होंगे, 6 होंगे। 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं। इसी तरह अगर आपसे कोई पूछ दिया, मान लीजिए कोई पूछा कि बताइए सोडियम, ठीक है, सोडियम में, या सोडियम बार बार लेते हैं, ठीक है, अभी हम फास्फोरस ले लेते हैं, फास्फोरस में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तभी ले लेते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, और इसके बाद 3p, यहाँ पर देखिए 3, ये फास्फोरस 10, 5, 15 इलेक्ट्रॉन भरना है। अब इसमें पूछा गया कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो हम आखिरी वाले 2 जो होंगे उनका बनाएंगे। ठीक है, आखिरी वाला जो अपूर्ण होगा उन्हीं का बनाते हैं। देखिए s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3s, ठीक है, और 3p बनाएंगे, 1 2, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 3 इलेक्ट्रॉन भरना है, तीनों में एक एक जाएगा, ये 3p है। तो अब इसमें आपसे पूछा जाए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो इसमें जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है बराबर वो कितने हैं आपका, देखिए 1 2 कितने, 3। तो अब देखिए ये इस तरह हम लोग अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालते हैं। अब आपको ये बहुत छोटी चीज लग रही है, लेकिन हम बता रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे चलकर आपको पता चलेगा कि ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना काम करने वाले हैं, क्योंकि बंध जो बनते हैं वो इन्हीं अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की मदद से ही बनते हैं। तो आपको पता चलने वाला है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने यूजफुल होने वाले हैं। इसकी वजह से तमाम जो होते हैं परमाणु के गुण जो होते हैं, बहुत सारे गुण इन्हीं पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो ये भी आपने जान लिया, और उम्मीद करते हैं अब आप सबका निकाल लेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, बस निकालिए, भरना आता ही हो, हुंड के नियम अनुसार एक एक भरेंगे, फिर रिपीट करेंगे। देखिए एक और एग्जांपल दे दे रहे हैं, मान लीजिए आपको भरना है 4f9 और पूछा गया अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो देखिए f बना दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 होते हैं, 9 इलेक्ट्रॉन भरना, एक एक जाएगा, 1 1 सब में जाएगा, 7 हो जाएगा, फिर 8वां इलेक्ट्रॉन यहाँ, 9वां यहाँ। ठीक है, पूछा गया अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, गिन लीजिए, 3 2 कितने हो गए, 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह किसी का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये आ गया होगा। आगे हम लोग अगला चलते हैं चुंबकीय गुण। ठीक है, चुंबकीय गुण, परमाणुओं के चुंबकीय गुण पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो परमाणुओं में चुंबकीय गुण तो 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो भी तत्व होते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग 2 ही प्रकार के चुंबकीय गुण पढ़ने वाले हैं। पहला जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय, और दूसरा हम लोग देखने वाले हैं प्रतिचुंबकीय। यानी कि हम लोग किन्हें अनुचुंबकीय कहेंगे, किन्हें प्रतिचुंबकीय कहने वाले हैं। देखिए बड़ा ही आसान है, सिंपल सी बात है। ऐसे सभी परमाणु, ठीक है, या ऐसे सभी पदार्थ जिनको जब हम लोग चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो वो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा हल्का सा आकर्षित हो। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित हो।
ठीक है, एकदम चुंबकीय क्षेत्र द्वारा वो खींचे जाते हैं, ठीक है, वे सभी कहलाते हैं अणुचुंबकीय। और अणुचुंबकीय जो है इसका रीजन जो होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ऐसे आपके सभी तत्व जिनके अंदर या सभी पदार्थ जिनके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उनमें कैसे गुण होंगे, अणुचुंबकीय के गुण होंगे। तो ऐसे आपको तमाम दे के परमाणु या आयन पूछा जा सकता है कौन अणुचुंबकीय कौन प्रतिचुंबकीय। तो जिनमें आप देखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो अणुचुंबकीय है। देखिए ये इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 6 है तो ये अणुचुंबकीय है, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3 है तो ये भी क्या है, अणुचुंबकीय है। तो ये होंगे अणुचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय क्या होते हैं, ऐसे सभी पदार्थ जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन क्या हो, युग्मित हो, यानी सभी इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा बना हो, वे सब के सब क्या कहलाएंगे, प्रतिचुंबकीय। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होती है। और अगर ऐसे पदार्थों को हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित नहीं होते बल्कि दुर्बल रूप यानी हल्का क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं, उससे दूर भागते हैं, ठीक है। तो वैसे सभी पदार्थ कहलाते हैं प्रतिचुंबकीय जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। जैसे अगर हमने लिख दिया मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम आप निकालेंगे 12 होता है तो 1s2 2s2 2p6 और ये देखिए 3s2। अभी आप इन सबका कक्षक आरेख बनाएंगे तो आप पाएंगे, सबका बना दीजिए, देखिए p का बनाए 1 2 3 4 5 6, यस का भी बनाएंगे देखिए 2, इधर भी बनाएंगे तो ये पूरा पूरा भरा हुआ है। तो इस समय आपको कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे। तो ये मैग्नीशियम क्या होगा, प्रतिचुंबकीय। तो आप समझ गए होंगे कि प्रतिचुंबकीय कौन होता है और अणुचुंबकीय कौन होता है, ठीक है। अब इसके बाद एक और चीज हम लोग देख लेते हैं, एक बहुत छोटी चीज हम लोग देखने वाले हैं कि जब कोई जो है कि पदार्थ अणुचुंबकीय होता है तो उसमें चुंबकीय गुण होते हैं, वो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा खींचा जाता है। तो अब ये बात आती है कि अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र द्वारा खींचा जाएगा तो कितना खींचा जाएगा, ठीक है, वो कितनी मात्रा, मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि सभी जितने भी पदार्थ होंगे वो बराबर मात्रा में उसको चुंबकीय क्षेत्र खींचेगा, किसी को चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा तेजी से खींचेगा, किसी को कम तेजी से खींचेगा। तो बात आती है कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र खींचता है पदार्थों को वो किस चीज पर निर्भर करता है, तो वो निर्भर करता है चुंबकीय आघूर्ण पर, चुंबकीय आघूर्ण पर, ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण पर वो निर्भर करता है। जिस भी परमाणु का या जिस भी आयन का जिस भी पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण जितना ज्यादा होगा वो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उतना ही तेजी से खींचा जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकालते हैं। तो चुंबकीय आघूर्ण के लिए एक सूत्र होता है जिसे हम लोग म्यू कहते हैं, यहाँ चुंबकीय आघूर्ण से म्यू से प्रस्तुत करते हैं। म्यू बराबर होता है अंडर रूट, यहाँ पे होता है n और यहाँ पे होता है n+2, ठीक है। ये होता है चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र, ठीक है, ये चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र था। अब यन क्या है, तो सिंपल बस आपको जानना है कि यन क्या है। तो यन है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ये क्यों है, क्योंकि सिंपल से आप जानते हैं कि अणुचुंबकीय या चुंबकीय गुण जो आता है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण आता है, इसीलिए जाहिर सी बात है कि अगर इसी के कारण आता है तो चुंबकीय आघूर्ण भी इसी के कारण निकलेगा, ठीक है। तो चुंबकीय आघूर्ण निकालते हैं, ये जितना ज्यादा आता है उतना ही ज्यादा उसमें अणुचुंबकीय गुण होता है या उतना ही ज्यादा तेजी से वो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा खींचा जाता है। जितना चुंबकीय आघूर्ण का मान आएगा समझिए उसमें चुंबकीय गुण उतने ही ज्यादा है, ठीक है। और चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक जो होता है वो मात्रक होता है बोर मैग्नेटॉन, बोर मैग्नेटॉन इसका मात्रक होता है जिसे हम लोग bm से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अच्छा एक एग्जांपल द्वारा हम दिखा दे रहे हैं, जैसे आपसे पूछ दिया गया, मान लीजिए कोई आपको पदार्थ दे दिया गया, ठीक है, और उसमें जो है पूछ दिया गया कि इसका चुंबकीय आघूर्ण कितना है, ठीक है, इसका चुंबकीय आघूर्ण कितना है। तो जैसे यहाँ पर देखिए, मान लीजिए हमने कोई एक ले लिया, मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल में ले लिया, मान लीजिए किसी को भी लेते हैं, जैसे हमने ले लिया या टाइटेनियम को Ti, ठीक है, 22 होता है परमाणु क्रमांक, निकालेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर यहाँ 3d होगा, फिर 4s में 2 होगा, फिर देखिए 22 है तो इसमें भी 2 होगा, आप निकाल सकते हैं लाइन से, आपको आता होगा। अंतिम कक्षाओं का हम लोग निकालेंगे, अंतिम 2 उपकोषों का निकाल लेते हैं कक्षक आरेख। तो देखिए ये 4s होगा, ये 3d होगा, डी में देखिए 1 और 2 इलेक्ट्रॉन है और यस में इतने इलेक्ट्रॉन है 2। अयुग्मित टोटल कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है 2 है, यानी n बराबर क्या है 2 है, यानी मतलब यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब पूछ दिया गया इसका चुंबकीय आघूर्ण निकालिए, तो आप निकाल सकते हैं म्यू बराबर अंडर रूट आपका n यहाँ लिख देते हैं सूत्र n+2 होगा, ठीक है, मान रखेंगे तो अंडर रूट आपका
2 और यहाँ 2 + 2 + 2 होगा। ठीक है, अभी गुणा करेंगे तो अंडर रूट आपका हो जाएगा 2 गुणे कितना हो जाएगा 4। जानते हैं 4 रूट में है, या इसको अगर नहीं आता तो ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं, 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं। आप जानते हैं रूट में जो 2 बार है एक बार बाहर निकलेगा, यानी 2 रूट हो जाएगा 2। ठीक है, अगर आपको रूट का मान मालूम है √2 का मान तो आप निकाल सकते हैं। √2 का मान क्या होता है 1.414 होता है। ठीक है, गुणा कर देंगे तो इसका मान आ जाएगा 2.828। ठीक है, बोर मैग्नेटॉन यानी कि Bm। तो ये इसका हो गया आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार आप चुंबकीय आघूर्ण किसी का भी निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार आपने देख लिया। ठीक है, बहुत सारी चीजों को आपने देख लिया। ठीक है, स्थायित्व देख लिया और N + L का नियम देख लिया, और इसके बाद जो है कि आप लोगों ने चुंबकीय गुण भी देख लिया। ठीक है, तो ऐसी तमाम चीजों को आपने देख लिया। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो इतना ही। बाकी का हम लोग जो देखेंगे वो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, और नेक्स्ट पार्ट इस चैप्टर का सबसे लास्ट पार्ट होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा ये वीडियो जो होगा वो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।